नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस क्लास में। दोस्तों, जैसा कि अभी ये लेक्चर चल रहा है मगध राजवंश का। मगध महाजनपद के जो सातों राजवंश हैं, तो उनमें से हम लोग नंद वंश पढ़ पढ़ लिए थे पिछले क्लास में। और आज का ये जो लेक्चर होने वाला है, ये है मौर्य वंश पर। तो ये मौर्य वंश पर होने वाला, और सीधा टाइम को वेस्ट ना करें और सीधा हम डायरेक्ट अपने पॉइंट पर आते हैं। जो मौर्य वंश था, 322 से 185 ईस्वी पूर्व तक इसका शासनकाल रहता है मौर्य वंश का। तो मौर्य वंश का ये मैप आप देख सकते हैं कि इसका जो साम्राज्य था कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो ये काफ़ी बड़ा था मौर्य वंश, और ये लगभग अफगानिस्तान तक ये इसका शासनकाल रहा है, फैला था साम्राज्य। और अफगानिस्तान रहा, और ये दक्षिण दक्षिण भारत के लगभग तमिलनाडु को, ऐसे आज का जो तमिलनाडु है उसको कवर, दक्कन का एरिया जो है उसको काफ़ी कवर कर लिया था। तो ये कह सकते हैं कि जो ये काफ़ी समृद्ध, और मौर्य वंश काफ़ी समृद्ध था और इसका साम्राज्य बहुत ही बड़ा था। तो आगे चलते हैं। अब मौर्य वंश के शासकों के नाम जो है मौर्य वंश के शासकों के नाम यहाँ पर देख लीजिए। ये जो शासक हैं इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला जो आता है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार सम्राट अशोक। तो ये जो तीनों है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक का। क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इन्हीं तीनों के जो शासक है इन्हीं तीनों से बनता है। तो मौर्य वंश का अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और आगे चलते हैं। देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना मगध राज्य में गंगा नदी के मैदान, जो है आज का बिहार और बंगाल का क्षेत्र था, वो गंगा नदी के क्षेत्र से हुआ था। मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो बिहार और बंगाल के, आज का मैं बता रहा हूँ, उस समय गंगा नदी के मैदान से, ऐसे बोल सकते हैं कि गंगा नदी से फैला हुआ था और ब्यास नदी तक ऐसा गया हुआ था इसका साम्राज्य। और इसकी जो राजधानी थी, आज का जो पटना है, पाटलिपुत्र, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र था। इसकी राजधानी मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या था? पाटलिपुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को उखाड़कर, और किसके दम पर उखाड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो ये चाणक्य, जो कौटिल्य थे चाणक्य, उनके दम पर चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंके थे। तो एक जो चाणक्य थे, ये भी चाणक्य को क्या किए चंद्रगुप्त मौर्य, ये भी चाणक्य को मार्गदर्शन के लिए, अपने मार्गदर्शन के लिए ये अपने केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना की थी। मतलब मार्गदर्शन के लिए वो रखे हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने वो चाणक्य को। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक एक जो राजा थे, शासक थे, उनको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के संस्थापक कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को, और ये चाणक्य के मार्गदर्शन पर ही ये नंद वंश को उखाड़े थे और मौर्य वंश की स्थापना किए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। इनका माता का जो नाम था मोरा थी, और इनका जो शिक्षा था, शिक्षा कहाँ पर हुई थी? इनकी शिक्षा जो आचार्य थे चाणक्य की ही देख रेख में इनकी शिक्षा कंप्लीट हुई थी तक्षशिला विश्वविद्यालय में। और ये तक्षशिला आज का जो पाकिस्तान है वहाँ पर था तक्षशिला विश्वविद्यालय। इनकी जो पत्नी थी दुर्धरा, वो घानानंद की पुत्री थी। और कैसे थी कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने घानानंद को हराया था, यानी नंद वंश को उखाड़ फेंका था, तो उसके बाद घानानंद की पुत्री से इन्होंने विवाह कर लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। मुद्रा राक्षस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन भी कहा गया है। और इन दोनों का अर्थ अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, अगर नहीं पता है तो कमेंट वो भी कर दीजिएगा, मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। गिरनार क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। गिरनार क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कराया था? यहाँ पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। यूनानी आक्रमणकारी, नेक्स्ट पॉइंट आता है। ये एक एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब आपको लिखना है, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट से आपका क्वेश्चंस बनता है, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, सभी में ये क्वेश्चंस बनेगा। और ऑप्शनल के लिए तो ये बहुत ही वरदान आपके लिए साबित होगा। तो ये जो पॉइंट है आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो जो यूनानी आक्रमणकारी था सेल्यूकस निकेटर, देखिए यूनानी आक्रमणकारी कौन था? सिकंदर था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। तो सिकंदर की जो सेना थी वो ब्यास नदी को तो पार नहीं कर पाई।
उसके बाद वो वापस लौट गए, लेकिन सेल्यूकस निकेटर ने रुक गया था। और सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया था, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, उसको पराजित कर दिए, हरा दिए सेल्यूकस निकेटर को। फिर से उस सेल्यूकस निकेटर को हराने के बाद इन दोनों में एक संधि होता है, चंद्रगुप्त मौर्य में और निकेटर में, इन दोनों में एक संधि होता है। संधि होने के बाद ये शर्त रखा जाता है विवाह का। विवाह किसका होता है, चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह करते हैं निकेटर की बेटी हेलेना से विवाह करते हैं। और उन निकेटर दहेज के रूप में, चंद्रगुप्त मौर्य ने दहेज के रूप में जो क्षेत्र था हेरात का जो क्षेत्र था, आराकोसिया जो कंधार में है, बलूचिस्तान और काबुल के क्षेत्र का, वो दहेज के रूप में लिए थे। दहेज के बदले क्या लिए थे, ये सभी क्षेत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर से ले लिए थे। तो भाई ये एक बिहारी का ये आइडिया था, ये आप देख सकते हैं, एक बिहारी 100 पर भारी। तो उस ज़माने में भी एक बिहारी 100 पर भारी था, तो इतिहास भी एक गवाह है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो दहेज के रूप में सेल्यूकस निकेटर से इन सभी क्षेत्र को, हेरात के क्षेत्र को, आराकोसिया के क्षेत्र को, बलूचिस्तान और काबुल के क्षेत्र को दहेज के रूप में लिए थे। और उसकी बेटी कौन थी, सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना थी, हेलेना से शादी कर लिए थे। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य को देख लीजिए, यही है चंद्रगुप्त मौर्य। अब आगे चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार दिए थे दहेज के बदले में। तो भाई वो इतना सारा दहेज दिया है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसे फुसलाने के लिए 500 हाथी उपहार में दे दिए थे। लो भाई, ये तुम 500 हाथी और उतना जितना क्षेत्र है तुम जीते हो, कंधार, बलूचिस्तान, अराकोसिया, ये सब मुझे दे दो दहेज के रूप में। और सेल्यूकस निकेटर मान भी जाता है। सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा अपनी बेटी की खबर लेने के लिए। तो ये मेगास्थनीज आया था भारत में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के। ये कब आया था, जब सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। ये कोई इसका क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन ऐसे मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेगास्थनीज कैसे आया था, उसका मोटिव क्या था, वो सेल्यूकस निकेटर ने ही भेजा था मेगास्थनीज को। अब मेगास्थनीज एक मतलब बोल सकते हैं कि उसका जो बुक है इंडिका, मेगास्थनीज की जो बुक है इंडिका, वो एक बुक लिखा था उस इंडिका के नाम से। तो उसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलता है, इंडिका में। भारतवर्ष के मौर्य काल में इसके 7 भागों में बांटा गया था। तो मेगास्थनीज के जो इंडिका पुस्तक है, बुक है, उसमें ये बताया गया मौर्य वंश का जानकारी मिलता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो भारत है मौर्य काल में 7 भागों में बांटा गया था, भारत को 7 भागों में बांटा गया था। अब आता है अगला पॉइंट कि चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु से लिया था। और ये भद्रबाहु कौन था, जब आप बौद्ध धर्म पढ़े होंगे, वैदिक काल का जो धर्म था उसमें मैंने बौद्ध धर्म भी पढ़ाया था, जैन धर्म में भी पढ़ाया था। तो उसमें से एक जैन धर्म को अगर अच्छी तरह पढ़े होंगे तो उसमें भद्रबाहु था। ये भद्रबाहु ही चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा दिया था। उसको मतलब जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु ने दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को, और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था। अपनाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाने के बाद वो दक्षिण भारत के श्रवणबेला में चला गया था। क्यों गया था, ये भी एक इसका टॉपिक है कि क्यों गया था वो श्रवणबेला में, दक्षिण भारत में क्यों गया था, साउथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्योंकि यहाँ पर जो मगध साम्राज्य था, यहाँ पर सूखा पड़ गया था, पाटलिपुत्र वो राजधानी में सूखा पड़ गया था, जिससे वो चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसे मतलब चला गया था श्रवणबेला में, और वहाँ संन्यास लेकर अपना जीवन मतलब समाप्त कर ले। वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है और संन्यास ले लेता है। किस चीज़ का, ये भी जैन धर्म में एक प्रकार का संन्यास होता है कि जो खाना पीना सब छोड़ देते हैं। संखलेना, आई थिंक संखलेना शायद बोलते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको कमेंट करके अगर आपने जैन धर्म पढ़े होंगे तो उसमें ज़रूर मैंने आपको बताया होगा। तो उसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म तो अपना लिया था और फिर से दक्षिण भारत में श्रवणबेला में चला गया था। दक्षिण भारत कर्नाटक में है ये श्रवणबेला कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में गया था, वहीं पर मतलब ये जब बहुत ही भीषण
सूखा पड़ गया था, तो वो भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर श्रवणबेला में चले गए। श्रवणबेला में जाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की जो शिक्षा लिया था उसको अपनाते हुए संलेखना, अभी को याद आया, संलेखना विधि से, संलेखना विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें खाना पीना आदमी उसमें छोड़ देता है और उसमें अपना प्राण त्याग देता है। संलेखना विधि से वो अपनी प्राण को त्याग दिया था, जीवन समाप्त कर लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो अब अगला जो टॉपिक हम लोग का रहने वाला है वो है सम्राट बिंदुसार। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा था, तो एक एक टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि मौर्य साम्राज्य जो है, मौर्य वंश, वो बहुत ही बड़ा है। तो थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ेंगे और जैसे थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो अच्छी तरह समझ भी आएगा। तो जो अगला टॉपिक है वो सम्राट बिंदुसार का है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। नहीं तो ये कोई फोर्सफुली नहीं कर रहा हूँ कि शेयर करने के लिए, बस इतना रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।